शुचिता जी को लिविंग रूम में गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाते देख चाहत धीरे से खुद से बोली, अरे आज तो तू मरी चाहत। मोगैम्बो वैसे भी तुझसे कभी खुश नहीं रहती है और आज तो मोगैम्बो कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिख रही हैं। फिर वो छत की ओर देखते हुए ड्रामेटिक अंदाज में बोली, हे शिव जी, ऐसा क्यों होता है? आपकी चाहत तो सबको चाहती है, लेकिन बेचारी आपकी चाहत को कोई नहीं चाहता। एक तो मैं इतनी नाजुक, कोमल और प्यारी सी लड़की इतनी हिम्मत करके दुश्मनों के सामने जाकर खड़ी होती हूँ। ऊपर से मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन सब लोगों को अच्छे से समझाने में, और मैं उन सभी को समझा भी देती हूँ, लेकिन घर पर ये मेरी मासी कम मोगैम्बो ज्यादा, ये तो मुझे और मेरी बातों को कभी समझती ही नहीं है। चाहे मैं कितनी ही मेहनत कर लूं इन्हें समझाने की, मुझे पता है आज मासी तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। कहीं ये हमेशा की तरह मुझे घर से बाहर एक कदम भी ना रखने की पनिशमेंट ना दे दें। अरे अगर ऐसा हुआ तो मेरी योगा क्लासेस का क्या होगा? बच्चे तो बहुत उदास हो जाएंगे, और वो टूरिस्ट जिन्होंने पहले से ही मेरे पास स्पेशली बुकिंग करवाई है, जिन्हें मैं पूरा ऋषिकेश घुमाऊंगी, वो भी बहुत उदास हो जाएंगे। और मेरी जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस का क्या होगा? वो तो मुझे बहुत पसंद है, फिर तो मैं ही उदास हो जाऊंगी। और शिव जी, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आपके मंदिर भी कैसे आऊंगी? चाहत ऊपर देखते हुए शिव जी से शिकायत कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में शुचिता जी की आवाज पड़ी, तो तुम आ गई, कर ली तुमने अपनी समाज सेवा। वैसे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई तुम? चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी घर आ ही गई हो तो जाओ अपने रूम में और अपना सारा लगेज पैक करो। तुम मासी जी के साथ परसों मुंबई जा रही हो, टिकट्स भी रेडी हैं। शुचिता जी की बात सुनकर चाहत इतनी शॉक हो गई कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ चिप्स का पैकेट एक ही झटके में उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। चाहत भागती हुई शुचिता जी के पास गई और उनका हाथ पकड़ते हुए उनसे बोली, नहीं नहीं मासी, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। शुचिता जी उसे गुस्से में घूरती हुई उससे बोली, जाना तो तुम्हें पड़ेगा चाहत, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। तुम वही करती हो जो तुम्हारा दिल करता है। तुम्हारी हरकतें किसी नॉर्मल लड़की की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, और अब मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि तुम एक लड़की हो। लड़कियों को शोभा नहीं देता कि वो गली मोहल्ले में जाकर गुंडों से लड़ाई झगड़ा करें। तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन गुंडों जैसी हो गई हैं। दिन भर लड़ाई झगड़ा, अब बस बहुत हुआ चाहत, अब तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी। कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें, लेकिन तुम हर बार मेरी बातों को लाइटली ही लेती हो। तुम्हें तो मेरी बातें ना तो सुननी होती है और ना ही समझनी, और अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम ऋषिकेश से दूर मुंबई जाओगी और वहाँ एक नए तरीके से अपनी लाइफ जियोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहकर उन बबलू और उनके भाई मोहन जैसे गुंडों से उलझो। चाहत अपनी सफाई देते हुए बोली, लेकिन मासी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कौन सा उनसे उलझने जाती हूँ? वो ही हमेशा मेरे रास्ते में आते हैं, और मैं उन छुछुंदरों की वजह से अपना ऋषिकेश और अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और तन्वी को अकेला छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। चाहत आगे कुछ कहती, उससे पहले ही शुचिता जी चाहत के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, बस चाहत, अब और कुछ भी नहीं। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारे ये रोज रोज के झगड़ों से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सभी तुम्हें 1 साल पहले लगभग खो ही देते। वो तो शिव जी के आशीर्वाद से तुम्हारी जान बच गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। एक तो उस बबलू का भाई मोहन तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, और एक तुम हो कि बार बार उन्हीं लोगों से उलझती हो। 1 साल पहले याद है ना, उस मोहन ने तुम्हारे साथ क्या हरकत करने की कोशिश करी थी? शुचिता जी के ये कहते ही चाहत बोली, लेकिन मासी, आप भूल कैसे गई? मैंने भी तो उसे उसकी उस हरकत के लिए बहुत बड़ी सजा भी दी थी, और अभी वो मेरी वजह से ही जेल में है। मुझे समझ नहीं आता मासी, आप मुझे इतना कमजोर क्यों समझती हैं? शुचिता जी लिविंग रूम से बाहर जाते हुए उससे बोली, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि तुम मासी जी के साथ मुंबई जा रही हो। और चाहत, तुम कान खोलकर अच्छे से ये बात सुन लो और समझ लो, वहाँ जाकर तुम बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी। चाहत, आज से तुम भूल जाओगी कि तुम फाइटिंग करना भी जानती हो। तुम अब से एक नॉर्मल लड़की की तरह रहोगी, जिसका लड़ाई झगड़े से कोई वास्ता नहीं होगा। और तुम्हारी ये मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक प्रैक्टिस आज से बंद। और मेरी बात टालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें तन्वी और उसके होने वाले बच्चे की कसम है। अब ये सोच लेना कि तुम्हें तन्वी और उसका होने वाला बच्चा ज्यादा प्यारा है, या फिर तुम्हारा लड़ना झगड़ना।
शुचिता जी की बात सुनकर चाहत को बहुत बुरा लगा और वो उनसे नाराजगी भरी आवाज में बोली, ठीक है मासी, आप यही चाहती है ना, तो मैं यही करूंगी। आप ये नहीं चाहती ना कि मैं किसी की हेल्प करने के लिए झगड़ूं, तो ठीक है, मैं नहीं झगड़ूंगी। लेकिन आप ही बता दीजिए, अगर मेरे सामने ही तन्वी, उसके बच्चे या फिर किसी मासूम पर मुसीबत आने वाली हो जिसमें उनकी जान जाने वाली हो, तो मैं क्या करूं? तब भी कुछ नहीं करूं, बस चुपचाप बुद्ध बनकर बैठी रहूं और तमाशा देखूं? चाहत की बात सुनकर पहले तो शुचिता जी कई देर खामोश रही और उसके बाद वो बोली, ठीक है, तभी तुम अपने हिसाब से उन सभी से डील कर सकती हो, लेकिन वैसे ही जैसे कोई एक नॉर्मल लड़की मुसीबत के समय खुद को और अपने साथ रहने वाले इंसान को बचाती है। मेरे कानों में तुम्हारे बेमतलब के लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं आनी चाहिए। चाहत ने बेमन से शुचिता जी की बात मानते हुए हाँ में सर हिलाया और दुखी मन से लिविंग रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ चली गई। उसे ऐसे जाते देख इतनी देर में शांत बैठे निशांत, तन्वी और दादी देख रहे थे। चाहत को इतना उदास वहाँ से जाते देख तन्वी शुचिता जी के पास आई और उनसे बोली, मासी, आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया चाहत से? आप जानती है ना वो अपनी इस कला से कितना प्यार करती है। वो खाना खाना भूल सकती है, लेकिन एक दिन भी अपनी मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक प्रैक्टिस करना नहीं भूलती। और आप ये भी अच्छे से जानती हैं कि वो बिना मतलब किसी से भी नहीं झगड़ती है। वो बस तभी किसी से झगड़ती है जब कोई बुरा इंसान किसी मासूम को चोट पहुंचा रहा हो या फिर उसे किसी अपने को बचाना हो। आपने उससे आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना भूलने को कहा और उसने आपके खातिर अपना वो सपना भी भुला दिया, क्योंकि उसे ऑफिसर किसी पोस्ट के लिए या फिर इनकम के लिए नहीं बनना था, बल्कि लोगों की मदद करके उससे जो खुशी मिलती है उसके लिए बनना था। आपके मना करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और उसने मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले लिया ताकि वो उसके जरिए लोगों की हेल्प कर सके। लेकिन आज आपने उसे कसम देकर जो उसे करने से मना करा है, उससे वो बहुत हर्ट हुई है। और आपको पता है ना, वो अपने मन में पल रहे गुस्से को किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर ही निकालती है। तन्वी की ये बात सुनकर शुचिता जी उससे बोली, जानती हूँ उसे किसी की जबरदस्ती बातें मानना और किसी की जबरदस्ती सहना पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तुम तो जानती हो तन्वी, चाहत ने लोगों की भलाई के चक्कर में खुद के कितने दुश्मन बना लिए हैं। 1 साल पहले वो बनारस के एमएलए का बेटा मोहन चाहत से कैसे मिला था और उसने चाहत से जबरदस्ती शादी करने के लिए उसे कैसे किडनैप कर लिया था। अगर उस दिन चाहत ने उसके खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठे करे होते और उसके चंगुल से खुद को बचाकर उस खंडर से नहीं भागी होती, तो तुम अच्छे से जानती हो उस दिन चाहत के साथ क्या हो सकता था। या तो वो सनकी मोहन चाहत को जान से मार देता या फिर उसे कहीं इतनी दूर ले जाता जहाँ से चाहत वापस हमारे पास कभी लौट कर नहीं आती। तन्वी ने भी उदासी से उन्हें जवाब देते हुए कहा, जानती हूँ मासी, उस दिन हम सभी पर जो मुसीबत आई थी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर दादी ने हमारी मदद नहीं की होती तो वो राक्षस फिर से चाहत को वापस अपने साथ ले जाता। वो तो दादी के पुलिस और मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट्स ने और चाहत के इकट्ठे किए हुए सबूतों की वजह से उस जानवर मोहन को उसके किए की सजा मिली थी और वो चाहत की जिंदगी से दूर हुआ था। तभी कविता दादी सोफे से उठते हुए उन दोनों से बोली, जो हुआ है उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मेरी चिड़िया को आगे फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों से और परेशानियों से बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। दादी की बात सुनकर तन्वी और शुचिता जी ने उनकी बात से सहमत होकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी।